कभी सोचा है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसको एक बार खोल लेते हैं तो बाद में रख देते हैं उसे और फिर कुछ दिनों के बाद पीते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जो पहली बार पिया था, वो वाला टेस्ट रहता है। बिल्कुल फ्लैट सा, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये शुगर वाटर पी रहे हैं हम, होता है ना। एंड ऑल्सो हमने ये सुना है कि जो फिश होती है वो क्या होती है, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों होता है? तो हाय फ्रेंड्स, आज हम इन सब चीज़ों के, इन सब के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंसर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है इन सब क्वेश्चंस के पीछे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। बच्चों, सबसे पहले बात ये है कि हम ना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे आपको पता चला, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसकी सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी। वो हम बहुत फैमिलियर थे उस एग्जाम्पल से, हम फैमिलियर इनसे भी हैं लेकिन थोड़े कम है शायद, या फिर हमने कभी इतना डिटेल में सोचा ही नहीं। फैमिलियर तो हम सारी चीज़ों से हैं क्योंकि साइंस जो है हमारे आसपास की चीज़ों को ही तो एक्सप्लोर कर रही है। अब बच्चे, होता क्या है, सपोज आप ना एक बीकर लेते हो और उस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन है। किस चीज़ का सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है बच्चे, सपोज आप लगा लो वाटर का और कोई भी एक गैस है उसका, ठीक है, वाटर का और गैस का, और उसके ऊपर यहाँ पे वो गैस प्रेजेंट है और ये हमने लगा दी मूवेबल पिस्टन। अब पिस्टन क्या है? एक तरह से आप ये समझ लो, एक तरह का ढक्कन है। ढक्कन है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ये मूवेबल है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे वेट लगा दिया ताकि ये पिस्टन ऊपर ना जाए। अब ये वाला जो सिस्टम है ना हमारा, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो क्रिस्टलाइजेशन था सॉलिड के केस में। लेकिन बच्चे, अब इसमें क्या होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इसमें ये होता है कि जितनी गैस इसके अंदर सॉल्युबल हो रही है, जिस रेट से ये सॉल्युबल हो रही है गैस, उसी रेट से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो बाहर आ जाते हैं गैसियस फॉर्म में। तो ये जो दो रेट हैं ये इक्वल होते हैं, ये होता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती हूँ। कैसे डिस्टर्ब करती हूँ? मैं यहाँ पे 2-3 वेट और लगा देती हूँ। 2-3 वेट लगाने से क्या होगा, ये पिस्टन जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। अब जो ये वॉल्यूम, पहले इतनी ज़्यादा वॉल्यूम थी, अब वॉल्यूम कम हो गई। अब आप देख रहे हो कि वॉल्यूम कम होने से क्या हुआ कि जो प्रेशर था गैस का, वो इंक्रीज हो गया। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना बच्चे। यहाँ पे देखो, पहले इतने इतने खुले खुले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, अब देखो कितने ज़्यादा ये है, डेंसली पैक्ड काइंड ऑफ है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया है हमारा। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो हमारा ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम था ये हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो अब वो क्या होगा, फटाफट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाए, इजंट इट। तो अब क्या करता है, ये जो सॉल्युबल ये गैस है ना, अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे भीड़ इसकी, तो ये फटाफट इसकी तरफ मूव करने लगी, यानी कि सॉल्यूशन में जाने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। और ये जो रेट था हमारा, ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। कौन सा रेट? जिसमें हमारे गैस मॉलिक्यूल्स से वो क्या कर रहे थे, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो वापस किस में चेंज हो रहे थे, हमारे वेपर स्टेट में चेंज हो रहे थे। वो जो स्टेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। फिर जब ये हो जाएगा ना कि हाँ अब पहले जैसी सिचुएशन हो गई है, पहले जैसा स्पेस क्रिएट हो गया है, तब ये दोबारा से एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के कारण क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई बच्चे, इंक्रीज हो गई। प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वही है जहाँ पे हम रूम में हम काम कर रहे थे, टेम्परेचर वही है। तो बच्चे, यही है हमारी हार्ट ऑफ हेनरीज लॉ। क्या बोला? हार्ट ऑफ हेनरीज लॉ। बट ये हेनरीज लॉ क्या है? अब बच्चे, आपने हार्ट ऑफ हेनरीज लॉ तो पढ़ लिया, अब हेनरीज लॉ में कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन जो बचा है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर इतना समझ में आ गया है तो। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ सिंपली ये कहता है कि जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया था तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी। हाँ जी, तो बस यही बात कहता है कि एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि हम एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अभी। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, किसके बढ़ने पे, प्रेशर के बढ़ने पे। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। पर आप मुझे ये बताओ, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया तो आप इजीली बता पाओगे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। यस, हाँ जी, सॉल्युबिलिटी वही होती है जो आपने बताया। आई होप सभी ने बताया होगा, सभी ने अपने मन में तो बताया ही होगा कि सॉल्युबिलिटी होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या बता रही है, एक तरह से हमें क्या बता रही है, कंसंट्रेशन बता रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी तो यही बताता था कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्वेंट में, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कंसेंट्रेशन बता रही है। और कंसेंट्रेशन के हमने बहुत सी टर्म्स पढ़ी थी, हाँ जी बिल्कुल पढ़ी थी, लेकिन जो हम हेनरीज लॉ में यूज करते हैं वो होती है हमारी मोल फ्रैक्शन, वो होती है हमारी मोल फ्रैक्शन। अब बच्चे क्या, अब मैं ये लिख सकती हूँ सॉल्युबिलिटी को हमने किसके टर्म्स में लिया, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। मोल फ्रैक्शन of that particular gas is directly proportional to the pressure on the solution, pressure of that gas on the solution। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मोल फ्रैक्शन है ना उस गैस का, कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो डिपेंड करेगा हमारे प्रेशर के ऊपर कि प्रेशर कितना है। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, लेट के बी एनी कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, हेनरीज कांस्टेंट अभी कराऊंगी मैं। ये क्या हुआ हमारा बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि अगर मैं शफल कर दूं टर्म्स को, शफल करना तो आता ही होगा इतना तो, अगर मैं प्रेशर को इधर ले आऊं और मोल फ्रैक्शन को इधर ले आऊं, या फिर मैं ये कहूं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही इधर ले आती हूं मैं, कैसे करूं, हाँ प्रेशर, प्रेशर को वहीं का वहीं रखा, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब मैं इधर लाई, और जो 1/k होता है बच्चे, ये कुछ नहीं होता, ये होता है KH को लिख देते हैं, ये होता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, ये होता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। इतना आपको समझ में आया। ये जो अब मैं लिखने जा रही हूं ये वाइडली एक्सेप्टेड टर्म्स ऑफ, या फिर स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। क्या बोल रहा है ये सिंपली ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। लेकिन दीदी आपने तो प्रेशर बोला, अभी डिफरेंस बताती हूँ, पार्शियल प्रेशर क्यों बोला और पहले प्रेशर क्यों, जब मैं प्रेशर में एक्सप्लेन कर रही थी तो आप पार्शियल प्रेशर क्यों बोला। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और पार्शियल प्रेशर भी कैसा, जो उसके क्या है, हमने जैसे इस वाले जब मैंने डायग्राम कराया था, जब ये वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेजेंट है ना, जो वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है उस गैस का, उसके वो जो पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, यानी उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी, कितना वो घुलेगा उसमें सोल्यूशन में, जो हमारा पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट होगा उसके अंदर हमारा कितनी गैस डिसॉल्व होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर इसलिए बोला बच्चे क्योंकि प्रेशर अगर मैं बोलती तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो नेचर की बात करें तो एक गैस तो प्रेजेंट नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन हम उसी गैस की बात करेंगे, उसी गैस का प्रेशर लेंगे ना जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें से एक गैस का प्रेशर अगर हम बात करते हैं गैस के प्रेशर की, तो उसको कह देते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। अब बच्चे बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ कैसा रिलेशन है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखें, जब हमने वो वाला हेनरीज लॉ को एक तरह से निकाला था,
तब ये था हेनरीज लॉ की फाइनल स्टेटमेंट। और ये जो के एच होता है, ये के एच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना, हाँ मुझे पता है कि 1/k करके, पर था तो ये कांस्टेंट ही। तो इसीलिए ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोल फ्रैक्शन के। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो हमें पता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ इस तरह का आता है, हाँ जी। और मैंने के एच को कांस्टेंट लिया है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो ये के एच है, हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं, तो एक गैस के लिए तो के एच एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के एच की वैल्यू फिक्स होगी, है ना, होगी ना फिक्स। तो इसलिए क्या लिया, ये मैंने एक गैस का लिया, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा सकती हूँ और ये ग्राफ कुछ इस तरह से चल के आएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए प्रेशर को कांस्टेंट कर देती हूँ, प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर देती हूँ, तो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन यानी कि जो कंसंट्रेशन है कि हमारी गैस की कंसंट्रेशन क्या होगी एक पर्टिकुलर लिक्विड में, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो किस पे डिपेंड करेगी, केएच की वैल्यू पे। अगर मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया तो ये इस तरह से नहीं आ जाएगा कि केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन हो जाएगी दीदी। तो जो एक केएच होता है बच्चे, ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ ना, तो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन बहुत कम जो होती है, सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर एज कंपेयर टू वो HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्यों? क्योंकि केएच की वैल्यू ऑक्सीजन की एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोक्लोरिक गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। मोर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैं एक प्रेशर की बात करती हूँ, मान लो एटमॉस्फेयर पे, अगर मैं आज की अब बात करूंगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूंगी मैं, तो उस पे केएच की वैल्यू ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। उसके बाद बात करें कि अगर अगर प्रेशर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि एक कांस्टेंट प्रेशर है, जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट अलग अलग गैसेस के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अब टेम्परेचर को वेरी कर रही हूँ, तो बच्चे एक बात मैं बताऊं, जो केएच की वैल्यू होती है ना, ये क्या करती है, वेरी करती है। केएच की वैल्यू वेरी करती है विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। और ये देखा गया, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये डेटा है कि जो केएच है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो केएच की वैल्यू होती है ना, सभी की तो मेंशन नहीं की, लेकिन मोस्टली गैसेस की क्या होती है, केएच की वैल्यू बढ़ती ही है विद टेम्परेचर। अब केएच वैल्यू बढ़ रही है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं अभी के लिए, कि टेम्परेचर के साथ केएच की वैल्यू बढ़ रही है, केएच की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इसीलिए जो फिश होती है ना बच्चे, फिश होती हैं, फिश मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर? क्योंकि भाई इतना ज्यादा उसको ब्रीथ करना नहीं पड़ रहा, आराम से ऑक्सीजन मिल रही है उसे। कैसे दीदी? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हुआ, केएच की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पे केएच की वैल्यू क्या हो गई हमारी, केएच की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ गई, केएच की वैल्यू बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी तो ऑक्सीजन कम हो गई। जबकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, टेम्परेचर कम हुआ तो केएच की वैल्यू भी कम हुई, केएच की वैल्यू कम हुई तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है ना उनका। तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, आराम से ब्रीथ कर पाएगी, आराम से जिंदा रह पाएगी। इसीलिए जो फिश या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल है वो मोर कंफर्टेबल होते हैं किसमें, इन कोल्ड वाटर, दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। अब आ जाते हैं हेनरीज लॉ की ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस भी। अब जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं एक बार कोल्ड ड्रिंक को खोल देती हूँ फिर बाद में उसका टेस्ट करती हूँ तो वो बिल्कुल मीठा पानी लगता है, वो कोल्ड ड्रिंक वाला वो मज़ा नहीं आता, वो क्यों होता है बच्चे? सबसे पहली बात, जो भी कार्बोनेटेड या सोडा ड्रिंक्स होती हैं हमारी, उनको बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर सील कर दिया जाता है। अब प्रेशर बढ़ने पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन, पढ़ा था ना हेनरीज लॉ से।
यही पढ़ा है। तो प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, वो मैंने मेंशन कर दिया कि प्रेशर बढ़ा और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, ये पहली एप्लीकेशन करा रही हूँ मैं। जो CO2 थी ना, CO2 वो बहुत ज़्यादा हमारी क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई उस लिक्विड के अंदर। अब CO2 डिजॉल्व होने से क्या बन गया, हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब जो एक बार मैंने खोल ली, जब मैंने वो कोल्ड ड्रिंक खोल ली, एक बार कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आपने फील किया होगा उसकी जो फिजीनेस, उसका जो टैंगी नेचर होता है, वो बबल्स से बर्स्ट होते हैं हमारी टंग पे। वो क्या होता है, वो CO2 के बबल्स होते हैं। एकदम से जब हम प्रेशर हटाते हैं उसका, तो क्या होती है, वो फिज आउट होती है। तभी तो फिज की आवाज आती है, हिस की आवाज आती है। तो हमारी टंग पे क्या करते हैं, वो बबल्स बर्स्ट करते हैं। लेकिन एक बार वो CO2 चली गई, प्रेशर खुलने पे तो CO2 चली जाती है। एक बार CO2 जाने से क्या होता है, कार्बोनिक एसिड भी चला गया, क्योंकि कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में थी ना CO2। तो जो हमारा टेस्ट होता है ना, वो एक्चुअली कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, इसीलिए अब उसके अंदर वो टैंगीनेस नहीं रहती है। तो जो हमारे ये जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, इनको जब हम पैक करते हैं, मतलब पैक यानी जो मैन्युफैक्चरर्स पैक करते हैं, तो अंडर वेरी हाई प्रेशर क्या किया उन्होंने, एप्लीकेशन मतलब हेनरीज लॉ को अप्लाई किया कि अच्छा प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी CO2 की, प्रेशर ही बढ़ाओ भाई तुम, टैंगीनेस तभी तो आएगी। तो उन्होंने ऐसे किया। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हम जब माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे जो होता है, हमें पता है कि जैसे जैसे सी लेवल पे आएंगे तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। विद एल्टीट्यूड जो होता है प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर होती है ना, वो भी कम हो जाती है। अभी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ही तो पढ़ रहे हैं। तो यानी कि प्रेशर बढ़ने पे ये सॉल्युबिलिटी, ये क्या हो गया, प्रेशर घटने पे ये जो सॉल्युबिलिटी थी वो भी घट गई। तो जो हमारे जो ये क्लाइंबर्स होते हैं, इनको ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल है नहीं, सॉल्युबिलिटी कम है ना ऑक्सीजन की वहाँ पे एयर में। तो फिर उसकी वजह से कई बार इनको ना सोचने समझने में भी दिक्कत हो जाती है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कह देते हैं बच्चे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कह देते हैं एनॉक्सिया। क्या कह देते हैं, एनॉक्सिया। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। तीसरी जो सिचुएशन होती है बच्चे, वो होती है, आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स अपने ना क्या नाम है, जिसको हम कहते थे ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ क्यों लेके चलते हैं वो, कभी सोचा आपने? हाँ दीदी, क्योंकि सांस तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, पानी में चले गए तो क्या सांस लेना पड़ेगा। तो फिर वो तो क्या नाम है, एक्वेटिक एनिमल्स सांस लेते हैं वैसे ले सकते हैं, ये सिलेंडर्स लेने की क्या जरूरत है। बट यू सी दीदी, हम मानते हैं कि जो वाटर होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन पानी नोज के थ्रू और ईयर के थ्रू चला गया तो क्या करेंगे हम? तो ठीक है ना, एक ऐसा मास्क बना लो जिससे हमारी एयर तो चली जाए लेकिन वाटर प्रूफ हो। सोचा कभी ऐसा? भाई हमसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने तो जरूर सोचा होगा। पर ये पॉसिबल हम बना दें ऐसा मास्क, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाती है। हेनरीज लॉ हमें ये बताता है, हेनरीज लॉ ये बताता है कि प्रेशर बढ़ने पे हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारे ब्लड में जो एयर होगी वो बढ़ जाएगी। अब एटमॉस्फेयर में तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन। जैसे जैसे डीप डाउन सी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो आसपास की गैसेस होंगी वो ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगी, हमारे ब्लड के अंदर क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी। तब नाइट्रोजन भी सॉल्युबल हो गया अलॉन्ग विद डैट, बिल्कुल होगी। लेकिन जब हम स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स द सरफेस आते हैं, सरफेस ऑफ द सी, तब क्या होता है, प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण वो जो गैसेस होती हैं वो हमारे ब्लड से बाहर निकलती हैं, और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो उसका जो वो बहुत बड़ा होता है और उसके बबल्स बन जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, और वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है और डेंजरस टू लाइफ होती है। इसीलिए क्या होता है, उस सिचुएशन को क्या कह देते हैं, स्कूबा डाइवर्स की उस सिचुएशन को कह देते हैं हम बेंड्स। अब एक एनसीईआरटी में ना एक बात दी हुई है, जो कि वैसे मैं आपको सच बताऊं तो ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा से
क्यूरियोसिटी रहती थी। उन्होंने कहा कि स्कूबा डाइवर्स अपना टैंक लेके जाते हैं, एयर टैंक लेके जाते हैं, उसमें उन्होंने फिल की O2 यानी ऑक्सीजन गैस फिल की, नाइट्रोजन गैस फिल की और हीलियम गैस फिल की एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि भाई ये तीन तीन गैसेस भर के लेके जा रहे हैं, तो ये 3 गैसेस का क्या मतलब है? अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाओ, ये 3 अलग अलग प्रोपोर्शन में गैस क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन विद टाइम मैंने एक्सप्लोर किया कि अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन को ब्रीथ करें ना, 100% ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना, वो खत्म हो जाती है। तो फिर उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? थोड़ी हीलियम गैस डालनी पड़ी। कितनी? 11.7% डालनी पड़ी। फिर नाइट्रोजन क्यों डाली दीदी? देखो नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन को भी ब्रीथ करते हैं ना, तो नाइट्रोजन भी बहुत हार्मफुल होती है। एक तरह से एनेस्थीसिया की तरह हम अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं नाइट्रोजन। फिर क्यों यूज कर रहे हैं? और वो भी इतने ज्यादा अमाउंट में, 56.2% अमाउंट में। वो इसलिए यूज कर रहे हैं बच्चे, हमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए हीलियम की जरूरत तो है, और हीलियम इतनी डिसॉल्व भी नहीं होती है वाटर में, तो कोई हार्मफुल सिचुएशन है नहीं। लेकिन हम सारा हीलियम क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि हीलियम जो होती है डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होती है एंड वेरी एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट होती है। इसीलिए एक साइंटिस्ट ने प्रॉपर कंसंट्रेशन बनाई कि प्रॉपर कंसंट्रेशन में ले लेंगे तो ये हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी होगा और हमारा काम भी चल जाएगा। चलो अब आपको आ गई इस बात समझ में। वैसे ही हेनरीज लॉ से रिलेटेड नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे एज अ स्टूडेंट हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती थी, तो मेरे स्टूडेंट्स को कोई क्यूरियोसिटी मतलब कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रह जाए, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद बात आती है बच्चे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो मैंने बता दिया है कि अगर KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती ही है, लेकिन फिर भी अगर कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन NCERT एक बात कहती है, NCERT सामने से बताती है हमें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड जो होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है, क्या पता चलता है बच्चे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जो हमारी हीट है, हीट क्या होगी? प्रोडक्ट साइड में होगी। हीट प्रोडक्ट साइड में, हीट वन ऑफ द प्रोडक्ट है। हाँ जी। और मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने ये बताया था ले चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक बहुत ही स्टबर्न चाइल्ड होता है, उसे डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या देखेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जा रहा है, मैं किस डायरेक्शन में मूव करूंगा? जहां सॉल्युबिलिटी कम है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, व्हेन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज देयर एंड वी इंक्रीज द हीट ऑफ द सिस्टम देन इट मूव्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। तो सॉल्युबिलिटी क्या कम हो जाएगी? हमने किया था ना लास्ट क्लास में कि सॉल्यूट, जो कि इस केस में क्या है? सॉल्यूट इस केस में है गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट? गिव्स सॉल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? गैस एंड लिक्विड का सोल्यूशन। अब अगर और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है इस सिस्टम में, अगर मैं और हीट देती हूं तो क्या करेगा? वो सॉल्यूट को बाहर, सॉल्यूशन से क्या करेगा? सॉल्यूट को बाहर निकालेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ये। तो फिर आपको समझ में आया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो हमने KH से भी देख लिया था और ले चैटलियर प्रिंसिपल से भी देख लिया। सो दैट्स ऑल विद दिस टॉपिक एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।